एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी हिस्ट्री के कुछ सीरीज को। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको एक क्रोनोलॉजी के फॉर्म में हिस्ट्री को बताया है कि किस तरह से हमारे यहाँ पर जो है हिस्ट्री डेवलप हुई है, कैसे एंशियंट का कनेक्शन मिडाइवल से है, मिडाइवल का कनेक्शन आपका मॉडर्न से है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जस्ट एक बार आप उन वीडियोस को देख लीजिए, सो दैट हिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है ना, देखिए क्रोनोलॉजी और लिंकेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एंशियंट के बाद नहीं पता कि मिडाइवल कैसे आया, मॉडर्न कैसे आया, तो आप जिस चीजों को रटेंगे, है ना, तो रटना नहीं है, यहाँ पर चीजों को समझना है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ना है। तो आज हम लोग जो हिस्ट्री के जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पीछे इमेज में देखकर भी थोड़ा लग रहा होगा भगत सिंह, गांधी जी, है ना। तो जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करती हूँ ना, तो थोड़ा सा पहले एक बार हम बैकग्राउंड को समझ लेते हैं ताकि हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको अपने डे 1 की फर्स्ट क्लास में, और ये टॉपिक, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट कैसे है, ये टॉपिक आपका किसी भी एग्जाम में आप बैठिए, यूपीएससी, सीडीएस, एफकेट, एनी गवर्नमेंट एग्जाम, हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जब मैं हिस्ट्री की बात करती हूँ, अभी मैं स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं आ रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है आपकी बेसिकली 3 पार्ट्स में आपकी डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज एंशिएंट, सेकेंड वन इज मिडाइवल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न। तो तीनों में कैसे डिफरेंशिएशन है, मैंने आपको अलग अलग तरीके बताए थे डिफरेंशिएशन करने के। आपको समझाया था कि जो एंशिएंट हिस्ट्री थी ना, उस समय पे बेसिकली क्या था आपका, यहाँ पर हिंदुइज्म इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिलीजन जो एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम से था। फिर जब आप मिडाइवल में आते हो तो मिडाइवल में आपको मैंने समझाया था, लास्ट क्लासेस में पढ़ाया था कि यहाँ पर मुस्लिम्स का इन्वेजन होता है इंडिया में, गौरी आते हैं, गजनी आते हैं, अलग अलग रूलर यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। तो मिडाइवल में बाद में क्या होता है, 2 मेन एम्पायर बन के आते हैं, एक दिल्ली सल्तनत और दूसरा आपको मैंने बताया था मुगल। आपको समझाया था बाबर आता है इंडिया में, तोपों का यूज करता है, जितने साल रहता है उतने साल लड़ाई करता है और बाद में खुद का एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश करता है। क्लियर। चलो फिर अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, जो अब आने वाली हमारी जितनी भी सीरीज रहेंगी उसमें मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री ही डिस्कस करूंगी और उसी के रिलेटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हिस्ट्री में अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री भी मेरी फर्दर कैटेगराइज है 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट आपका वो पीरियड है जो है आपका बिफोर गांधी, ठीक है। तो बिफोर गांधी का मतलब क्या है, ये वो टाइम पीरियड है जब गांधी जी इंडिया में नहीं थे। अब आप कहोगे गांधी जी तो इंडिया में ही पैदा हुए थे, फिर कहाँ गए, आपको पता होगा वो साउथ अफ्रीका गए थे। वहां से ही उन्होंने अपने ब्लैक और व्हाइट में जब डिस्क्रिमिनेशन होता था वहीं से ही उन्होंने अपने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इस टाइम पीरियड में, बिफोर गांधी वाले टाइम पीरियड में, इंडिया में अलग अलग इन्वेजन होते हैं। जैसे सबसे पहले आपके आते हैं पोर्टुगीज, फिर आपके ब्रिटिशर्स, डच, फ्रेंच, इन लोगों में आपस में ही लड़ाई होती है कि हम में से जो सुप्रीम रहेगा वही इंडिया में कंट्रोल करेगा। तो गांधी जी के आते आते तक ये सब आपके क्या हो जाते हैं, इनमें से सुप्रीम पावर जो था कौन था, वो था आपका ब्रिटिशर्स। तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर क्या करने लग जाते हैं, रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैटेगराइजेशन आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइडेड है, बिफोर गांधी एंड नेक्स्ट वन इज दी आफ्टर गांधी। तो आज का जो सेशन है हमारा, बेसिकली इसमें मैं आपको कोई एक क्रोनोलॉजी पे नहीं लेकर जाऊंगी। आज मैं आपको इन जनरल जो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आप कोई भी एग्जाम दोगे ना, इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट एफेक्टिनेशन टाइटल डिड गांधी गिव द रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर, बेसिकली क्वेश्चन को बहुत इजी लैंग्वेज में समझो। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को क्या टाइटल दिया था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रविंद्रनाथ जी ने गांधी जी को क्या टाइटल दिया था। तो यहाँ पर दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले इसको समझते हैं, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी। पहला कह रहा है कविराज, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गुरुदेव, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि संत, एंड लास्ट ऑप्शन आपको कह रहा है कि मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। तो क्या टाइटल गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को दिया था। तो बात करते हैं अगर हम रविंद्रनाथ की, तो उन्होंने फर्स्ट कॉल गांधी महात्मा और अ ग्रेट सोल। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या टाइटल दिया था आपका, महात्मा और ग्रेट सोल का। इन्होंने ऐसा बोला कि गांधी जी कॉल इंडिया ब्लूम फोर्थ और टू न्यू ग्रेटनेस जस्ट वंस बिफोर इन अर्लियर टाइम when Buddha proclaimed the truth of fellow feeling and compassion among the living creature। मतलब इन्होंने इनका कंपैरिजन बुद्धा से किया, लाइक बुद्धा ने किस तरह से चीजें करी और गांधी जी किस तरह के नेचर के आपके यहाँ पर हैं।
गांधी जी कॉल्ड हिम द ग्रेट सेंट और गुरुदेव। गांधी जी ने इनको क्या टाइटल दिया था? गुरुदेव का टाइटल दिया था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर इज बी, दैट इज गुरुदेव। अब दोनों चीजों ध्यान रखना, गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को किस चीज का टाइटल दिया था? गुरुदेव का टाइटल दिया था, गुरुदेव का टाइटल दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किस चीज का टाइटल दिया था? आपका महात्मा का टाइटल आपका दिया था। तो दोनों चीज क्लियर कि किसको कौन सा टाइटल आपका दिया गया था। चलो अब बात करते हैं आगे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक फेमस लिटरेचर थे, एक पोएट थे जिन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम आपका क्या था? गीतांजलि। तो यहाँ पर बात करी गई, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली पॉलिमिथ थे जिन्होंने वर्क किया था एज एन पोएट, राइटर थे, प्ले राइट थे, कंपोजर थे, फिलोसफर थे, आपके एक सोशल रिफॉर्मर और पेंटर थे। सॉरी, ये आपके ऑथर थे प्रोफाउंडली सेंसिटिव फ्रेश एंड ब्यूटीफुल पोएट्री ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि जो है वो इन्होंने लिखी थी, जो कि इनकी काफी फेमस एक बुक रही है। 1930 में ये पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने फर्स्ट लिरिक्सिक लिखा था और जिन्होंने विन किया था नोबेल प्राइज लिटरेचर में। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1930 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था फॉर हर लिटरेचर वर्क। कौन सा लिटरेचर वर्क? जो कि आपका क्या है? गीतांजलि के लिए इनको ये बुक और ये चीजें आपकी मिली थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आप ऑप्शंस पढ़ते हैं ना तो जो बाकी ऑप्शन है उनके भी फेमस वर्क को आपको पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से यू कैन अंडरस्टैंड द मल्टीपल क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक, है ना। देखो कह रहा है हु पब्लिश द बुक। यहाँ पर बेसिकली इस बुक का मतलब क्या है? देखो स्त्री पुरुष पुरुष तुलना। देखो अब ये है एक कंपैरिजन है। तुलना का मतलब क्या होता है? जब हम कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में? मैन और वुमेन के बीच में। तो यही बुक में आपका बताया है। ये बुक किसने लिखी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। पहला ऑप्शन अगर आप देखेंगे ताराबाई शिंदे, सेकेंड है दी बेगम ऑफ भोपाल, एंड उसके बाद है अगला ऑप्शन पंडिता रामाबाई, एंड लास्ट है आपका बेगम रोकेया शेखावत हुसैन। किसने ये बुक लिखी है ये पूछा गया है। तो देखते हैं ताराबाई शिंदे जो है ये आपकी कौन थी? ये एक पायनियरिंग फेमिनिस्ट थी, राइटर थी। कहां पर? महाराष्ट्र रीजन में, इंडिया में। इन्होंने ही ये बुक पब्लिश करी थी 1882 में। एक क्रिटिकल कंपैरिजन था बिटवीन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड मैन के ऊपर इंडियन सोसाइटी में। इस बुक को कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द अर्लीस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट क्रिटिक्स इन इंडिया के तौर पे। ताराबाई शिंदे जो है इन्होंने ही आपका एड्रेस किया था बहुत सारे सोशल इश्यूज को, जिसमें बेसिकली आपका कौन सा इशू इंक्लूड है? जेंडर इनइक्वालिटी एंड प्लेस ऑफ द वुमेन। अगर मैं बात करूं जेंडर इक्वालिटी की स्पेसिफिकली इन इंडिया इन प्रेजेंट सिनेरियो, तो आप लोगों ने देखा होगा आज भी गांव-गांव के जो रूरल एरियाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के साथ। अगर हम कंपैरिजन करें अर्बन और रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में लोग मॉडर्नाइज हो गए हैं, लोग एजुकेटेड हैं, तो उनका माइंडसेट चेंज हो गया। बट आज भी आप रूरल एरिया में जाओगे, गर्ल्स वही चीजें सफर कर रही हैं जो आज से 10-20 साल पहले किया करती थी। वहां पर आज भी आपका एक पुरुष प्रधान हमारा इंडिया जो है वो देश बना हुआ है। बहुत कम स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपका ये एक फेमिनिस्ट चलता है। ठीक है, अगला कह रहा है पंडिता रामाबाई। तो पंडिता रामाबाई बेसिकली कौन थी? एक एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थी, एजुकेशनिस्ट थी, जिन्होंने वुमेन राइट्स के लिए यहाँ पर इंडिया में किया था। इन्होंने रोट किया था एक्सटेंसिवली वन ऑफ द कंडीशन ऑफ वुमेन एंड फाउंडेड दी आर्य महिला समाज। इन्होंने फाउंड किया था किसके लिए? टू प्रमोट दी वुमेन एजुकेशन। तो एग्जाम में आता है कि आर्य महिला समाज किसने फाउंड किया था? तो आंसर क्या करेंगे? पंडिता रामाबाई। इन्होंने ही आर्य महिला समाज को फाउंड किया था। चलो अगला है बेगम रोकेया शेखावत हुसैन। तो ये कौन थी? ये आपकी एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर और राइटर थी बंगाल वाले रीजन में। इन्होंने स्टैब्लिश किया था एक स्कूल किसके लिए? मुस्लिम गर्ल के लिए। एंड रोट इन्होंने लिखा था सुल्तान ड्रीम्स, एक फेमिनिस्ट टोपियन स्टोरी थी ये। ठीक है, तो ध्यान रखना बेगम रोकेया शेखावत हुसैन कौन थी? एक मुस्लिम गर्ल थी जिन्होंने स्टैब्लिश किया था एक मुस्लिम गर्ल एंड रोट किया था सुल्तान ड्रीम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं द बेगम्स ऑफ भोपाल। ये कौन थी? एक सीरीज ऑफ फीमेल रूलर थी भोपाल में, जो नोन है फॉर द रिफॉर्मिस्ट व्यू एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के लिए काफी ज्यादा आपकी फेमस थी। इन्होंने प्ले किया था क्रूशियल रोल इन प्रमोट करने में एजुकेशन और वुमेन राइट को। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो चारों ऑप्शंस यहाँ पे हमने बहुत डिटेल में समझे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो What was the objective of association like the ब्रह्म सभा एंड the भारत धर्मा महामंडल? इन दोनों के बीच में क्या आपका एसोसिएशन है और क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फेमस होती है मॉडर्न हिस्ट्री में। देखो कह रहा है पहला कि सपोर्ट करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन को,
प्रमोट करेगा सेकुलर एजुकेशन को और अपहोल्ड करेगा कास्ट डिस्टिंक्शन एज ए कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म को, या फिर एबॉलिश करेगा कास्ट के डिस्टिंक्शन को। क्या है इस एसोसिएशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव? तो अगर बात करते हैं इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव की, तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि अपहोल्ड करेगा कास्ट डिस्टिंक्शन को एज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। अपहोल्ड कास्ट डिस्टिंक्शन का मतलब क्या है? बेसिकली जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इसका एसोसिएशन का, लाइक ब्रह्म सभा एंड द भारत धर्म मंडलम, was to maintain and reinforce the traditional caste system with the Hinduism। ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को हिंदुइज्म के साथ कनेक्ट करने की बात करी गई है। ये बिलीव करते थे दैट जो कास्ट हायरार्की है ये फंडामेंटल है और एसेंशियल है किसी भी हिंदू रिलीजन और सोसाइटी के लिए। ठीक है, इनका ये सोचना था जो कास्ट डिस्टिंक्शन को अपहोल्ड करके रखते हैं, मतलब अपने पास जोड़ के रखते हैं और उसी के बेसिस पे आगे बढ़ते हैं, तो वो तो ये चीज करेंगे ना, वो बिलीव करेंगे ना कास्ट हायरार्की इंपॉर्टेंट है। इनका जो एसोसिएशन था इसका एम था कि प्रिजर्व करना है हमें सोशल ऑर्डर को बाय प्रमोटिंग द आइडिया दैट कास्ट डिस्टिंक्शन वर दी सैंक्शनफाइड बाय द हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, और दूसरी बात करते हैं यहाँ पे पेरियार और हिज मूवमेंट ईवी रामास्वामी नेकर, जो कि नोन है पेरियार के लिए। ये कौन थे? एक प्रोमिनेंट लीडर थे जिन्होंने चैलेंज किया था कास्ट सिस्टम को एंड दीज ऑर्थोडॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इस तरह की बातें करते थे कास्ट सिस्टम को लेके, इतनी ऑर्थोडॉक्स इनकी मेंटालिटी थी, उसको इन्होंने आपका चैलेंज किया था। इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लाए थे पेरियार में, जिसमें इन्होंने एडवोकेट किया था बेसिकली डिग्निटी और राइट ऑफ लोअर कास्ट को लेके, आर्ग्यू किया था अगेंस्ट दी जितने भी आपके कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जो ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशंस है जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र, जो इनका एक कैटेगराइजेशन था हायरार्की का, उसको चैलेंज किया था। पेरियार मूवमेंट का बेसिकली एम था कि लिबरेट करेगा, ऑप्रेस करेगा कास्ट को फ्रॉम दी सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर से और परपेटुएट करेगा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा? आंध्र महिला सभा के फाउंडर कौन थे? पहला ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, दूसरा ऑप्शन है दुर्गाबाई देशमुख, थर्ड है गायत्री देवी एंड लास्ट वन इज दी सरोजनी नायडू। तो कौन थे आंध्र महिला सभा के फाउंडर? चलो देखते हैं। दुर्गाबाई देशमुख जो थी ये आपकी फाउंडर थी आंध्र महिला सभा की। ये पॉपुलरली नोन है आयरन लेडी के नाम से। इन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था सॉल्ट सत्याग्रह को जब आपका सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हुआ था मद्रास में, और बाद में इनको जेल में डाल दिया गया था। तो ये आयरन लेडी के नाम से भी आपके फेमस है। तो एग्जाम में आता है कि कौन है आयरन लेडी ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखना है दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, चलो ये अरेस्ट हुई थी और इनको जेल में डाल दिया था क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट था मूवमेंट से, जो कि बाद में बैन कर दिया गया था। ये आपकी एडिटेड है एक जर्नल जिनका नाम है आपका आंध्रा महिला एंड इंस्पायर्ड है वुमेन को रिबेल करने में अगेंस्ट द मीनिंगलेस एंड सोशल कॉन्स्टेंट इम्पोज्ड ऑन देम। ये आपकी मेंबर भी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये अवार्ड दिया गया इनको तामापत्रा एंड पॉल हॉफरन अवार्ड से आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने रिकॉग्नाइज किया हर सर्विस टू दी सोसाइटी के लिए, इनको ये अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सरोजनी नायडू की। तो सरोजनी नायडू क्यों फेमस है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं, एक नेशनलिस्ट और एक पोएटिस्ट थी। इन्होंने मैरिड किया था डॉक्टर गोविंद जलालू नायडू से 1898 में। ये आपकी गाइडेंस किसके अंदर थी? गोपाल कृष्ण गोखले के अंदर इन्होंने अपनी गाइडेंस ली। ये पहली वुमेन बनी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे। इन्होंने आपका पार्टिसिपेट किया था दांडी मार्च में गांधी जी के साथ और प्रिजाइड किया था जब कानपुर का सेशन हुआ था 1925 में। इसके अलावा ये आपकी फर्स्ट वुमेन थी जो आपकी गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश स्टेट की। तो इनके बारे में आपको ये सब पॉइंट ध्यान रखना है सरोजनी नायडू के बारे में। एग्जाम में आता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी? सरोजनी नायडू। और किससे मैरिड किया था, बेसिकली किसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और पहली ऐसी फीमेल जो कि आपकी गवर्नर बनी थी उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट वाज एसोसिएटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गांधी इरविन पैक्ट है, जो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, वो किस मूवमेंट से एसोसिएटेड है? पहला देखेंगे रॉलेट एक्ट, फिर है सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो दैट इज 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो था ये आपका लास्ट मूवमेंट था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लास्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? इसके बाद इंडिया ने कोई भी वॉर नहीं किया। इंडिया को क्या मिल गई थी? आपकी इंडिपेंडेंस मिल गई थी। यही वो टाइम था जब गांधी जी ने बोला डू और डाई,
करो या फिर मरो, दिल्ली चलो का नारा दिया गया और फुल फ्लेज वे में हमारा यहाँ पर अहिंसा स्टार्ट हो गई थी। रॉलेट एक्ट जब आपका आया था, इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर जबरदस्ती विदाउट एनी वारंट हर किसी को अरेस्ट किया जा रहा था। तो जब रॉलेट एक्ट आया था तो इसी के अपोजिशन में आपका क्या हुआ था, जलियांवाला बाग मैसाकर। पढ़ाऊंगी आपको मैं, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपके अनदर दो इंपॉर्टेंट मूवमेंट थे, रिवोल्ट थे, जो कि गांधी जी ने चलाए थे। तो जब ये हिंसा बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गई तो चोराचेरी एक इंसिडेंस होता है जिसमें पुलिस स्टेशन में जाके आग लगा दी जाती है। तो उसके रिवोल्ट में यहाँ पर गांधी जी को इस मूवमेंट को क्लोज करना पड़ा था, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या है, सिविल डिसोबीडियंस का इंपैक्ट था गांधी इरविन पैक्ट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स थे। ये एक एग्रीमेंट था जो कि साइन हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में। ये पैक्ट कब साइन हुआ था आपका, 5 मार्च 1931 को, अरेंज बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। जो हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उससे पहले आपका हुआ था। एज पर दी गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी जो थे वो डिसकंटिन्यू करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को और एग्री करेंगे कि वो अटेंड करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये उस पैक्ट में ये बातें हुई थी गांधी और इरविन के बीच में कि आप जो ये मूवमेंट चला रहे हो ना, इसको आप क्लोज करोगे और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। चलो, अब प्रपोजल कंडीशन जो थी गांधी इरविन पैक्ट की वो क्या थी, देखो यहाँ पर कुछ बातें बोली गई। जब गांधी और इरविन एक साथ बैठे तो उन्होंने डिसाइड किया कि किस किस पॉइंट पे बात करनी है। तो पहली बात यहाँ पर थी कि पार्टिसिपेशन होगा बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दूसरी बात बोली गई कि रिमूव करा जाएगा टैक्स ऑन द सॉल्ट से और विड्रॉ किया जाएगा ऑल ऑर्डिनेंस इंपोजिंग कर्व ऑन द एक्टिविटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इशू किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिसकंटिन्यू करेंगे वो आपका सॉल्ट मार्च को। तो ये कुछ कंडीशंस आपकी गांधी और इरविन के बीच में हुई थी जब ये प्रपोजल आपका दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, ये कब हुआ था। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से देखना है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने लीड किया था। तो पहला एक ग्रेट लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट आपका था। स्टार्ट हुआ था 1920 में, जिसके मेन गोल क्या थे कि हमें बाय हुक और बाय क्रुक हमें स्वराज चाहिए, ठीक है। रॉलेट एक्ट जो है ये आपका कब आया था, 6 फरवरी 1919 को आया था। गांधी जी ने इसको एक नाम दिया था ब्लैक एक्ट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने किस एक्ट को ब्लैक एक्ट का नाम दिया था। तो आंसर क्या होगा, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वर द ब्रिटिश वायसरॉय ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि रॉलेट एक्ट के समय पे कौन से लॉर्ड यहाँ पर थे। तो कौन से थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की, जो कि पास हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ये आपका फेलियर था क्रिप्स मिशन का, जिसका इमीडिएट कॉज क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया वाज द फेमस स्लोगन रेज ड्यूरिंग दिस मूवमेंट, ठीक है। ये आपका लास्ट रिवॉल्ट भी था 1942 को जो हमने किया था ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग इज सिग्निफाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ग्रीन कलर किसको दिखाता है, व्हाइट कलर किसको दिखाता है। तो यहाँ पे कह रहा है वेलोर, सेक्रीफाइस, रिलेशन टू द सोल्जर एंड द प्रॉस्पेरिटी एंड लास्ट वन इज द ट्रुथ। तो ये ग्रीन कलर जो है इंडियन फ्लैग में किस चीज को सिग्निफाई करता है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे ट्राई कलर हमारे इंडियन फ्लैग्स में है। तो जो नेशनल फ्लैग है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर ऑफ द डीप सैफ्रॉन है एट द टॉप पे, और उसके व्हाइट है कहां पर, मिडिल पे, और डार्क ग्रीन आपको कहां पर मिलेगा, बॉटम पे, जो कि इक्वल प्रोपोर्शन है। सैफ्रॉन जो है वो किसको दिखाता है, देखो ये सैफ्रॉन कलर है, दिस इज द व्हाइट कलर एंड लास्ट वन इज द ग्रीन कलर। तो जो सैफ्रॉन कलर है ये आपका किसको दिखाता है, ये आपका शो करता है करेज को, ठीक है। जो व्हाइट कलर है ये आपका किसको दिखाता है, ट्रूथ एंड प्योरिटी को आपका शो करता है। ध्यान रखना, कोई भी बेसिक क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जा सकता है। एंड लास्ट जो आपका ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर आपका सिंबल करता है किस चीज को, लाइफ, अबेंडेंस, रिलेशन टू द सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी को आपका दिखाता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका रेशियो भी पूछा जाता है, वेट का कितना है इस फ्लैग का। तो ये ध्यान रखना है 2:3 के फॉर्म में है। तो जो डिजाइन किया गया है दैट व्हील विच अपेयर्स ऑन द एबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो बीच में आपका ये है जिसको हम लोग अशोक चक्र कहते हैं, तो ये कहाँ से लिया गया है ये भी पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एबेकस ऑफ सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका से लिया गया है। इसके जो डायामीटर है वो आपके विथ और वाइट बैंड जो है वो 24 स्पोक्स वहां पे हैं।
जो ये डिजाइन किया गया है ये किसने दिया था, ये भी पूछा गया है, किसने इसको डिजाइन किया था, किसने किया था, पिंगाली वेंकैया ने इनको डिजाइन किया था। ये जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग में ये आपका अडॉप्ट किया गया है बाय दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। ये हमारी बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अबाइड करें कॉन्स्टिट्यूशन को एंड रिस्पेक्ट करें उसके आइडल और इंस्टीट्यूशंस को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को। तो ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, हमारे बेसिकली जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बार आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा और क्लियर मैं कर देती हूँ चीज़ों को। तो जब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ हिस्ट्री की, तो आज मैंने जो आपके साथ, ताकि आपको एक क्रोनोलॉजी क्लियर रहे माइंड में कि हमारे आने वाले सेशंस कैसे रहेंगे। तो एंशियंट में जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, मेडाइवल, एंड लास्ट में आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हम टॉपिक वाइज समझेंगे और प्रोसीड करेंगे। तो एंशियंट में आपको मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन बताया था, यहाँ पर आपको मैंने गुप्ता एम्पायर के बारे में बताया था, और यहाँ पर आपको मैंने और भी चीज़ें बताई थी, बुद्धिज्म जैनिज्म बताया था, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में बताया था, और यहाँ पे मैंने अशोका के बारे में बताया था, अशोका एक ग्रेट लीडर था, मगध एम्पायर के बारे में बताया था। ये सब हमारा एंशियंट का पार्ट था, ठीक है। तो आप लोग एक बार एंशियंट वाली क्रोनोलॉजी देख लेना अगर नहीं देखा है तो, ताकि आपको ना एक लिंकेजेस समझ में आए कि किस तरह से हिस्ट्री चल रही है। तो मिडाइवल वाले में लास्ट क्लास में दिल्ली सल्तनत और दूसरा आपको यहाँ पे मैंने मुगल एम्पायर बताया था, ठीक है। तो अब आने वाली क्लासेस में हम मॉडर्न को कैटेगराइज करेंगे। एक पार्ट जो मैंने आपको बताया बिफोर गांधी के उससे, और दूसरा पार्ट हम लोग कैटेगराइज करेंगे आफ्टर गांधी के उससे, ठीक है। तो आफ्टर गांधी में यहाँ पर हमारी जितनी भी रिवोल्ट्स हुई हम लोग स्टार्ट करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, सब हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर गांधी में। तो बिफोर गांधी में यहाँ पर जितने भी फॉरेन इन्वेजन हुए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे यहाँ पर कौन आते हैं, फॉरेन का इन्वेजन होता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर आते हैं पोर्तुगीज, और सबसे लास्ट तक आज भी इंडिया में जो है वो कौन है, हमारे पोर्तुगीज। तो इस तरह से हम लोग इस हिस्ट्री को आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एक समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमारी क्लासेस चलने वाली हैं। तो अगर कोई डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, एंड कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डेवलपिंग सक्सेस, एंड प्लीज अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू।